बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंटिंग के सेकंड चैप्टर एनपीओ का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इसका पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा और एक बैलेंस शीट। ठीक है, अब यहाँ उन्होंने सिर्फ एक ही अकाउंट पूछा हुआ है कि प्रिपेयर दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले हम इसका जरा फॉरवर्ड बना लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो आप सिर्फ वैसे ही लिख लीजिएगा नेम, देन आफ्टर आप लोग लिख लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहां पे लिख लेंगे हम फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड जो कि 31 दिसंबर 2016 है। अब हम यहां पे इसका बना लेंगे फॉर्मेट। यहां स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, रुपीज, इनकम्स रुपीज, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पॉइंट्स पढ़ते हैं। हमारे पास जो लिखा हुआ है रिसेप्ट्स, अच्छा याद रखिए स्टूडेंट्स, रिसेप्ट्स का मतलब वसूल करना, तो जो हमारे इनकम के पॉइंट होंगे ये रिसेप्ट्स के अंदर होंगे, और जो आगे लिखा हुआ है पेमेंट्स, पेमेंट्स का मतलब हमने पैसे दिए हैं, तो वो हमारे एक्सपेंडिचर वाले होंगे। लेकिन इन दोनों के दरमियान एसेट्स या लायबिलिटीज के पॉइंट भी हो सकते हैं जो कि बैलेंस शीट में आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में खैर उन्होंने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा हुआ है, तो हम इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज के पॉइंट को इग्नोर करेंगे, हमने सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर के पॉइंट देखने हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स, कह रहे हैं बैलेंस ऑन 1 जनवरी। ठीक है, तो याद रखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं फॉर्मेट में, बैलेंस का मतलब समझ लें कैश है, तो 1 जनवरी जो साल की शुरू में हमारे पास कैश था, तो कैश हमारे क्या होता है एसेट, तो वो तो इसमें कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन आप समझ लें हमारे लिए क्या इनकम, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम किसी सिम वाली कंपनी का कोई पैकेज करते हैं नेट का, ठीक है जी, तो हम जब पैकेज करते हैं तो हमसे पैसे जा रहे होते हैं। ठीक है, जब हम नेट वगैरह पैकेज कर लेते हैं, लेकिन पैसे किसके पास जा रहे होते हैं, कंपनी के पास, तो कंपनी के लिए क्या है वो इनकम है। ठीक है, तो सेम यहाँ जिस इदारे का भी हम बना रहे हैं, तो उनके पास जो सब्सक्रिप्शन का पैसा आया है, ठीक है जी, वो कितना है 3260, तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, इसको आप बेशक आसान लफ्जों में ये समझ लें कि चंदे वगैरह की जो अमाउंट है, ठीक है, आप इसको चंदा समझ लें। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी अमाउंट है वो है 3260। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास कह रहे हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि उसमें आपको मैंने 2 नोट लिखवाए थे। ठीक है, नोट 1 नोट 2, ये नोट 1 का पॉइंट है जिसमें आपको मैंने लिखवाया था डेल, DEL, एल से लाइफ मेंबरशिप फीस। तो मैंने आपको ये कहा था जो डेल के तीनों पॉइंट है, तीनों में से एक आ जाए या कोई भी, अगर तो इनके साथ फंड या कैपिटलाइज कहा हो तो फिर क्लोजिंग लायबिलिटी में आएगा, वरना इनकम में आएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी एक बंदा उसने लाइफ मेंबर पूरी जिंदगी के लिए हमारे इदारे का मेंबर बनना है, तो उसने हमें पैसे दिए हैं, वैसे हमारे लिए क्या है, इनकम ही है ना। तो अमाउंट 500 है। अगर आप देखिए क्वेश्चन के नीचे तो साफ लास्ट में लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। आपको मैं बता चुका हूं कि इनकम का एक और नाम क्या होता है, रेवेन्यू। तो खुद बता रहे हैं वो कि जो लाइफ मेंबरशिप फीस है इसको आप क्या बनाएं, रेवेन्यू यानी कि इनकम बना लें। तो हम यहां लिख लेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, जो कि 500 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास लिखो इंटरेस्ट, सूद वगैरह, हमें इंटरेस्ट मिला तो वो भी हमारे लिए क्या है, इनकम है, जिसकी अमाउंट हमारे पास है 360। देन वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स एडमिशन फी। ठीक है, कोई बंदा फॉर एग्जांपल उसने एडमिशन ली है, ठीक है, हमारे इदारे में, ठीक है, तो उसने पैसे दिए, हमारे लिए क्या है वो इनकम ही है। तो स्टूडेंट्स हम एडमिशन फी को इंटरेस्ट फी भी कह सकते हैं। ठीक है, 480 है। नेक्स्ट लिखा हुआ स्टूडेंट्स मिसलेनियस रिसेप्ट्स। याद रखें, आसान ट्रिक बता रहा हूं, जिस पॉइंट में खुद लिखा हुआ है रिसेप्ट, तो इसका मतलब वो है ही इनकम। ठीक है, हमने देगर वसूलियां की हैं जिसको हम बोलते हैं मिसलेनियस रिसेप्ट्स। तो जिस पॉइंट में रिसेप्ट लिखा हो वो आपकी होती ही इनकम है।
अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स लिखा हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अब अगर आप देखें तो ये नोट 1 का पॉइंट है जो हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि डेल, अब ये देखें यहाँ लिखा हुआ है साथ ही डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन आई है, किसी ने हमें दिया, लेकिन किसके लिए? बिल्डिंग फंड के लिए। फंड का लफ्ज आ गया तो इट्स मीन ये इनकम में नहीं आएगा बल्कि बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के क्लोजिंग लायबिलिटी में आएगा, ठीक है ना। लेकिन वो चूंकि हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे तो हम इस पॉइंट को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अगर ये फंड ना लिखा हो तब फिर हम इसको इनकम में लिख लेते। ओके नेक्स्ट सामने आते हैं स्टूडेंट्स पेमेंट साइड पे। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरी वगैरह हमारी लिखा है एक्सपेंस है, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस, फॉर एग्जांपल हमने जो एम्प्लॉइज वगैरह जो भी हमारे हैं वर्कर्स, उनको हमने सैलरीज दी है तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, यानी इदारे के लिहाज से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रेंट, कोई रेंट पे किया है, ये भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है 1000। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जनरल एक्सपेंस, ठीक है, खुद बता रहे हैं जनरल एक्सपेंस कह रहे हैं तो एक्सपेंस कोई भी है वो आपके लिए एक्सपेंडिचर में आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं फर्नीचर 1600। स्टूडेंट्स फर्नीचर हमारा क्या होता है? एसेट, तो इट्स मीन इसमें कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। प्रिंटिंग एक्सपेंस, इसकी अमाउंट आ जाएगी एक्सपेंडिचर वाली साइड, खुद वो कह रहे हैं कि प्रिंटिंग एक्सपेंस जो कि 250 है। देन आफ्टर वो कह रहे हैं रिपेयरिंग चार्जेस, ठीक है, हमने कोई चीज रिपेयर की है तो वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है 300। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं बैलेंस 3112। अब स्टूडेंट्स हम पहले अगर पॉइंट पे हैं, देखें शुरू में रिसेप्ट्स वाली साइड बैलेंस फर्स्ट, तो मैंने आपको बता दिया बैलेंस हमारा कैश होता है तो कैश हमारा एसेट, वो ओपनिंग कैश था, और बैलेंस 3112 है ये क्लोजिंग कैश, तो कैश हमारा एसेट इसमें कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। ये बैलेंस शीट के पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। पहले पॉइंट पे आते हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटिंग टू ₹700। अब इसको पॉइंट को जरा समझिए। पहली बात मैंने आपको बताया था कि हर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ डबल इफेक्ट होने चाहिए लेकिन यहाँ हम सिर्फ बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इस पॉइंट का एक इफेक्ट इधर होना है और एक बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे तो हमारा जो एक इफेक्ट है हम वो करेंगे। अब एक और बात मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था नोट 2 में कि सेम ईयर, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर के पॉइंट्स का, ठीक है। तो अब हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2016 का। तो स्टूडेंट्स कोई भी एडजस्टमेंट आ जाए अगर तो उसके साथ प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर या कोई साल मेंशन नहीं है तो इट्स मीन आप समझ जाएं कि जो सेम ईयर है ये उसी का पॉइंट है, और सेम ईयर के एडजस्टमेंट क्या होती हैं? ऐड होती हैं, ठीक है ना। मैंने आपको तवीज में बता दिया था जो फर्स्ट लेक्चर था। अब यहाँ कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, वैसे इसका मतलब होता है कि एरियर्स मीन अभी रहते हैं, यानी हमने इतने पैसे उनसे और लेने हैं। तो हमारे पास देखें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट मैंने बाहर लिखने के बजाय इनर कॉलम में लिखी है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें 700 की जो अमाउंट है वो हमने क्या करनी है? ऐड करनी है। एरियर्स का मतलब है कि अभी इतने रहते हैं, इतने पैसे हमने अभी उनसे और लेने हैं, तो ऐड ही करेंगे, जाहिर बात है। नहीं तो आसान ट्रिक आपके लिए है कि अगर पॉइंट, पहली बात आप ये देखें पॉइंट किस पे? एक्सपेंस पे या इनकम पे? पॉइंट वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन जो कि हमारे लिए इनकम का पॉइंट है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी बात आपने ये देखना है कि वो किस साल का है, साल मेंशन नहीं है तो इट्स मीन किस साल का होगा? सेम ईयर का। तो अगर आप इंट्रोडक्शन लेक्चर में आए तो सेम ईयर पे आए, और इनकम वाले में तो उसमें लिखा होगा कि ऐड, तो ऐड करेंगे, और पॉइंट किसका है? इनकम का, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड। और मैं आपको स्टूडेंट्स बता चुका हूं कि सेम ईयर के पॉइंट या जो एडजस्टमेंट है उनको अपने क्या नाम देना है? आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो आप इसको नाम दे देंगे आउटस्टैंडिंग 700। तो ये ऐड करेंगे तो 3960 की अमाउंट स्टूडेंट्स बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10%। ऊपर देखें पेमेंट साइड पे है, वहां वैल्यू है फर्नीचर की 1600 जो कि हमारा एसेट है, उसको हमने कहीं भी नहीं लिखा। यहाँ पे वो कह रहे हैं डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। वो जो फर्नीचर आपका एसेट होता है उसकी वैल्यू क्या कर दें? डिप्रिसिएट, कम कर दें। तो स्टूडेंट्स हम खुश होंगे उदास होंगे? ऑफ कोर्स उदास होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने फर्नीचर को इस्तेमाल किया तो उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो हमारे लिए इनकम तो नहीं है बल्कि क्या है? एक्सपेंस। हम यहां लिख लेंगे डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने कहा था फर्नीचर एसेट है तो वो हम यहां नहीं लिखते, अभी आप लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स हम फर्नीचर की वैल्यू नहीं लिख रहे, वो हमारा एसेट है, वो बैलेंस शीट में ही आता है, लेकिन जो उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, वो हमारे लिए खर्चा है। तो हम सिर्फ डिप्रिसिएशन की जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे। आप क्या करेंगे? यहाँ आ जाएगी 1600 मल्टीप्लाई 10/100 करेंगे क्योंकि 10% है, तो 160 अमाउंट बाहर आ जाएगी, यानी ये हमारा खर्चा हुआ, इसको हमने लिखना है लाजमी। ओके लास्ट स्टूडेंट्स कह रहे थे लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि जो लाइफ मेंबरशिप फी है उसको आप रेवेन्यू यानी कि इनकम बना लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास जो है वो साइड कौन सी बड़ी है, ठीक है।
तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने देखना ये है कि हमारे पास इनकम की साइड बड़ी है या एक्सपेंस साइड की बड़ी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आप बेशक पेपर में भी ना वहां लिख लीजिएगा ऐसे, एक्सपेंडिचर और यहाँ इनकम, और आप दोनों साइडों को पहले ऐड कर दीजिएगा रफ में लिख के, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि इनकम साइड बड़ी है या एक्सपेंस साइड, ठीक है। तो अब हम पहले इनकम को प्लस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इनकम की जो हमारी अमाउंट आ गई वो आ गई है 5400, ठीक है। अब हम एक्सपेंस को भी ऐड कर लेते हैं और फिर देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास साइड कौन सी बड़ी है, ठीक है, एक्सपेंस की या इनकम की। तो हमने स्टूडेंट्स जब एक्सपेंस को ऐड किया तो ये आ गई 3910, और जो इनकम को प्लस किया वो आ गई है 5400, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि हमारी कौन सी साइड बड़ी है, इनकम की साइड। तो हम इन सबको जब प्लस किया हुआ है जो कि अमाउंट है 5400, वो हम इधर इनकम वाली साइड भी लिख लेंगे और इधर एक्सपेंस वाली भी, ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें से हमने ये सारे एक्सपेंस माइनस करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको आसान ट्रिक बता रहा हूं, जब आपने ऑलरेडी दोनों को प्लस करके तरफ में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो फिर यहां जरूरत नहीं कि आप इसमें से फिर ये बारी बारी एक एक पॉइंट लेस करते जाएं, बल्कि आप क्या करें, इनकम की साइड बढ़ी है तो इसमें से आप डायरेक्टली ये वाली वैल्यू माइनस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने जब इसमें से ये माइनस कर दिया, ठीक है, अगर आप ये रफ में नहीं करते तो फिर तो आपको इसमें से ये बारी बारी पॉइंट माइनस करने पड़ेंगे। तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इसमें से ये माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1490, ठीक है। और इनकम साइड बढ़ी है तो इसको हम यहां लिख लेंगे एक्सपेंस वाली साइड, और इसको क्या नाम देंगे, सरप्लस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि अगर इनकम की साइड ज्यादा आ रही होगी तो हमारे लिए प्रॉफिट की जगह हम नाम क्या देंगे, सरप्लस, लेकिन उसको हम कहां लिखेंगे, एक्सपेंस वाली साइड। तो स्टूडेंट्स हमारा जो बुक का आंसर है वो भी यही है। और यही तक स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी।